हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम वायु अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वायु अमन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में फिर आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वीडियो आप लोगों के सामने ला करके आ रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? सोचो सोचो, बोलोगे सोचो क्या? पता चल गया हमको, क्लास 12th बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। पता है ना? बताओ। एनसीईआरटी के क्या करवा रहे हैं? क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। ठीक है, ये जो अपनी एनसीईआरटी है ना, ये देखिए क्लास 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सभी क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस को करवाऊंगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हर बच्चे तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, जितने भी नए बच्चे हैं और यदि वो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो यदि ये चैप्टर वंशागति का आणविक आधार वाला चैप्टर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर वो जा करके पढ़ लें। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं वो सभी वीडियोस आपके प्लेलिस्ट पर अपलोड किए गए हैं और उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी अच्छा 12 जीव विज्ञान न्यू बैच के नाम से प्लेलिस्ट है और वहां पर सभी वीडियो अपलोड है। तो बताओ, देखोगे ना? हैं? बताओ, जाओगे ना देखने? हैं? सब लोग जाओगे ना? बताओ। और अपने दोस्तों के पास, ठीक है, अपने, है ना, उनके पास भी, जिनसे बात करते उनके पास भी क्या करना है? वीडियो को दोस्तों क्या करना है बच्चों? शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हम लोग पढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, देखिए, जब भी आप बायोलॉजी के कोई भी टॉपिक को पढ़ें, याद रखना, हमेशा याद रखना। ठीक है, मेरे से पढ़ते हो बहुत अच्छा लगता है, बायोलॉजी मजा आ जाती है ना, आना भी चाहिए यार। ठीक है, और जब भी कभी भी आप लोगों को बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, 10th से लेकर के, कहां से? 10th, 11th और 12th। ठीक है, 10th, 11th और 12th के यदि आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं यहाँ की, ठीक है, बायोलॉजी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कहां से पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ आपको वायु अमन से ही पढ़ना है। ठीक है, वायु अमन भैया से। डन। चलो, तो आप लोग क्या करेंगे? जब भी कोई 10th, 11th और 12th के टॉपिक को सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तब आपको लिख देना है लास्ट में बाई बायो अमन। क्या लिख देना है? बाई बायो अमन। तो मेरा वीडियो आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। आप इकोसिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, आप ह्यूमन हार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, प्लांट किंगडम पढ़ने जा रहे हैं, एनिमल किंगडम पढ़ने जा रहे हैं, पुष्पी पादपों में जनन पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लास्ट में सीधे और सीधे क्या लिख देंगे? बाई बायो अमन। बताओ, लिखोगे कि नहीं? बोलो, जल्दी बोलो, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लिखेंगे ना? लिखेंगे ना? ठीक है, तो मेरा वीडियो वहां पे मिलेगा और सब लोग क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई टॉपिक पर यदि वीडियो नहीं है तो उस टॉपिक का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करना है? उस टॉपिक का नाम कमेंट कर देना है। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बहुत ही जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप बीएससी और एमएससी की बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक अलग चैनल बनाया गया है। ठीक है ना, और उस चैनल का नाम है आपका बायोमन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से वो यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो वहां पर जाकर के कुछ ढेर सारी वीडियोस हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। डन। चलो, अब क्या करेंगे? अब बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो हमने आपको बता दिया था, जितनी जानकारी थी हमने आपको दे दिया है। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस जानकारी को अपने दोस्तों तक, ठीक है ना, अपने उनके पास भी जरूर पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास है आज का पहला क्वेश्चन। ये पहला तो नहीं है, खैर 8वां क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 है। ठीक है, एनसीईआरटी का 8वां क्वेश्चन आज हम लोग लेकर के आए हैं। कौन सा है? एनसीईआरटी का 8वां क्वेश्चन। ठीक है, बोलोगे भैया 1 से 7 तक के क्वेश्चन कहां गए? ठीक है, 1 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन कहां गए? तो उसके लिए एक अलग वीडियो है। ठीक है, वीडियो का पार्ट 1 है, उसको जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पर मिलेगा, नहीं सर्च कर लीजिएगा वंशागति का आणविक आधार बाई बायो अमन एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्न के बीच अंतर बताना है आपको। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि
आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफरेंट जो है इनके बीच वो स्पष्ट करने हैं आपको। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हम ये नई वाली एनसीईआरटी है इंग्लिश मीडियम वाली, उसमें भी देख लेते हैं यही सेम क्वेश्चन है कि अलग है ना, क्योंकि अभी तक मैं नहीं देखा था, आज ही देख लेता हूँ, बताओ कैसा रहेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, ये देखो, रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, आपकी पुनरावृत्ति डीएनए, हाँ, जो रिपीट हो रहा है, और अनुषांगी यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, अनुषांगिक पुनरावृत्ति को क्या बोलते हैं, जो रिपीट हो रहा है ना, रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, दूसरा क्या है, एम आरएनए और टी आरएनए, मैसेंजर आरएनए और टी आरएनए के बारे में पूछ रहा है। इसके बाद टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु। ठीक है, टेम्पलेट रज्जु हम लोगों ने पढ़ा था ना ट्रांसलेशन की क्रिया में, जब पढ़ रहे थे, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, तब वहां पे हमने देखा था ना कि एक टेम्पलेट कोडॉन है, वो एक टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड है, और एक क्या है, एक होता है कोडिंग स्टैंड। कहां पर पढ़े थे बताइए, वो पढ़े थे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन में, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अनुलेखन। अब ये वीडियो जो बच्चे नहीं देखे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे ट्रांसक्रिप्शन बाई बायो अमन, तो मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नंबर एक पे ही चल रहा होगा, मोबाइल उठाइए, दिखा देते हैं आज बच्चों को, है ना, आप लोग सर्च नहीं करते तो हम ही सर्च करके दिखा देते हैं। यूट्यूब खोलेंगे, फिर जैसे मैंने बताया कि क्या लिखना है, ट्रांसक्रिप्शन बाई बायो अमन। ठीक है, बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन बाई बायो अमन, बाई बायो अमन। ठीक है, ये देखो, ये सबसे ऊपर पहला वीडियो ही है। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, ये देखो पहला वीडियो ही है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करने हैं, वीडियोस को सर्च कर लेने हैं। ठीक है, डन। चलिए, चले, नींद आ रही क्या है, नींद आ रही हो तो सो जाइए आप। चलिए, हाँ, तो पुनरावृत्ति और अनुषांगी डीएनए यानी कि रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए की बात हो रही है। ठीक है, जितने लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उन लोग को तो खैर क्लियर ही होगा। चलिए देखते हैं कि डीएनए अंगुली छापी में, किसमें बात कर रहे हैं, जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है, डीएनए अंगुली छापी में अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, जिसे पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। ये कहां पर बात हो रही है, ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बात हो रही है। किसकी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में जो रेपिटेटिव डीएनए है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो विभिन्न कुछ विशिष्ट जगहों के विभिन्नता का पता लगाता है, उसी को बोलते हैं क्या, रेपिटेटिव डीएनए। देखते हैं सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। डीएनए ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है। ये कुछ डीएनए क्या होता है, बहुत बड़ा क्या करता है, शिखर बना लेता है, जबकि साथ में अन्य छोटे शिखर बनाता है, जिसे अनुषांगी डीएनए यानी कि सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अनुक्रमों में डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्त होता है। जो क्षारों का अनुक्रम रहता है, क्षारों का अनुक्रम मतलब समझ रहे हो ना, ये जैसे हमारा डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए में क्या है, यहाँ पे क्षारों का अनुक्रम है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, फिर क्या है, देखो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूसिन, है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, 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 यूरेसिल आ जाता है यार बार बार, एडेनिन, साइटोसिन, 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 एडेनिन, साइटोसिन, 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 है ना, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, है ना। तो ऐसे क्या हो रहा है, देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है, साइटोसिन, ग्वानिन रिपीट हो गया, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ।
ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि डीएनए के अनुक्रमों में, जो डीएनए के अनुक्रम होते हैं वो डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्ति बार रिपीट होता है, उसी को बोलते हैं क्या, रेपिटेटिव डीएनए। इधर देखो, पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए, ठीक है, जो पुनरावृत्ति डीएनए है इसको जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं, ये जो पुनरावृत्ति डीएनए है उससे अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं उनका घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते हैं, वही होते हैं अनुषांगी डीएनए यानी कि सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो यहां पर एक पॉइंट और आता है जिसको पढ़ना बेहद जरूरी होता है, और वो सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, वो है आपका सेंट्रल डोग्मा, है ना। इसमें दिया तो नहीं लेकिन मैं बता देता हूं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, इसको आपके जो है ये फ्रांसिस्को क्रिक नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। ठीक है, क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा में क्या बताया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो बताया। ठीक है, यानी कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह बताया। क्या बताया, आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह के बारे में बताया कि आखिरकार जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से फ्लो करती है, इस बारे में क्रिक ने बताया। क्या बताया ये कि जो डीएनए होता है, डीएनए से डीएनए बन जाता है, और ये क्रिया कहलाती है क्या, वो कहलाती है रेप्लिकेशन। क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन, यानी कि द्विगुणन, यानी कि डीएनए में क्या होता है, रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है। फिर डीएनए से बनता है एमआरएनए, जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, सॉरी आरएनए बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए। ध्यान से समझना कि जो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब बनता है प्रोटीन, क्या बनता है, आरएनए से जब बनता है प्रोटीन, तब इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ठीक है, तब क्या बोलते हैं इसको, तब बोलते हैं अपन लोग ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुलेखन, इसको बोलते हैं स्थानांतरण। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, कोई जो जीव है उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन अगर वो जीव कुछ रेट्रोवायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा तब क्या होगा, तो आरएनए से सबसे पहले बनेगा डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए और प्रोटीन बनेगा। तो जब आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इस घटना को बोलते हैं। और जो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन है, यहां पे एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन की क्रिया होती है। ठीक है, डन। आपकी जानकारी के लिए बता दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एमआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए। ध्यान से देखना, एक चीज आपको बता दें, डीएनए से सूचना
डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है वो लाता है मैसेंजर आरएनए, मैसेज लेकर के आता है, कहां तक जाता है, टीआरएनए को देता है। टीआरएनए सीधे जाता है कहां पर, आरआरएनए के पास जाता है, राइबोसोम बनाता है। ठीक है, तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, एमआरएनए, ठीक है, क्या है एमआरएनए, जिसको क्या बोला हमने, जिसको बोला मैसेंजर आरएनए, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ट्रांसफर आरएनए, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, क्या बोला, राइबोसोमल आरएनए। ध्यान से देखिए, एमआरएनए की बात हो रही, किसकी, मैसेंजर आरएनए की। तो देखो एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है, क्या करता है, जो टेम्पलेट होता है उसको प्रदान कर देता है, कौन, आपका एमआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यह एक रैखिक अणु होता है, ठीक है, लाइन में जो है, लाइन मतलब लाइनर मॉलिक्यूल होता है, रैखिक एक रेखा में व्यवस्थित होता है। यह आरएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा संश्लेषित होता है। ठीक है, जब एंजाइम आएगा कौन सा, पॉलीमरेज सेकंड, तो उसके द्वारा क्या होगा, ये संश्लेषित हो जाएगा। टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए अमीनो अम्ल को लाने व आनुवांशिक कूट को पढ़ने का काम करता है। ट्रांसफर आरएनए अनुवांशिक कूट को लाता है और उनको पढ़ने का काम करता है, कौन, टीआरएनए। इसका आकार तिपतिया, ठीक है, यानी कि क्लोवर की पत्ती जैसा होता है। टीआरएनए का आकार देखो ऐसा होता है, ये देखिए, ये 5 डैश होता है, ये 3 डैश होता है। ये किसका शेप है, ये है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, जिसको अपन लोगों ने क्या बोला, जिसको हमने बोला टीआरएनए। ठीक है, यह आरएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा संश्लेषित होता है। क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ आरएनए पॉलीमरेज, वो पॉलीमरेज सेकंड द्वारा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा कौन सा आरएनए जो है संश्लेषित होता है, तो आपको बताना है एमआरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड द्वारा कौन सा आरएनए संश्लेषित होता है, तो टीआरएनए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में, टेम्पलेट रज्जु क्या होता है, टेम्पलेट रज्जु में आरएनए अणुओं का अनुलेखन होता है। ठीक है, इसमें टेम्पलेट रज्जु में क्या होता है, जो आपका आरएनए में जो सूचना होती है उसका क्या होता है, अनुलेखन होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। कोडिंग रज्जु क्या होते हैं, इसका अनुक्रम एमआरएनए के समान होता है। इसका जो सीक्वेंस होता है किसके समान होता है, एमआरएनए के। ये जो ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर बन रहा है उसके समान होता है। देखो इसमें ध्रुव मतलब ध्रुवत्व, ठीक है, किस दिशा में होता है, 3 डैश टू 5 डैश में होता है, जो आपका 3 डैश टू 5 डैश। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एमआरएनए बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्रुवत्व क्या होती है, 5 डैश टू 3 डैश की दिशा में होती है। तो अनुलेखन की दिशा आपसे पूछी जाए कौन सी होती है, तो आरएनए इधर ही से तो बनेगा, तो यहाँ पे 5 डैश, यहाँ पे 3 डैश, ये क्या बन गया, ये बन गया आरएनए। ठीक है, एमआरएनए। जब ट्रांसक्रिप्शन की दिशा कौन सी है, 5 डैश से 3 डैश की दिशा। ठीक है, अगला देखते हैं। स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम के 2 प्रमुख भूमिकाओं की सूची बनाइए। स्थानांतरण जब होता है उसके दौरान जो राइबोसोम होते हैं उनकी सूची बनाने को बोला है। तो ट्रांसलेशन, क्या प्रक्रिया में अमीनो अम्ल के जो अमीनो एसिड होते हैं उनके बहुलकन यानी कि पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, एक एक अमीनो अम्ल आता है, जुड़ता है, धीरे धीरे करके एक चेन बन जाती है जिसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन भाई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अमीनो अम्ल के क्रम व अनुक्रम संदेशवाहक आरएनए में पाए जाने वाले क्षार के युग्मक पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैसेंजर आरएनए पर जो सूचनाएं होंगी उसी पर निर्भर करेंगे कौन सा अमीनो अम्ल बनेगा। ठीक है, अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, सही बात है ना। ऐसे ये अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड जब जुड़ेगा तो कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला राइबोसोम से पृथक हो जाती है। ये प्रोटीन बना कौन रहा है, याद रखना, प्रोटीन को बनाने का काम कौन कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन को बनाने का काम, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है राइबोसोम को।
ठीक है, एक अमीनो एसिड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये अमीनो एसिड हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ गए हैं। अब देखो जुड़ते जुड़ते निकलते हैं ये देखो। अब ये क्या हुए, ये पेप्टाइड चेन है, क्या है, पेप्टाइड चेन है ना। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, अब ये पेप्टाइड चेन एक है, 2 3 4 ऐसे करके ढेर सारी पेप्टाइड चेन है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, इसीलिए हमने इसको बोला कि कैसी चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोला, ये पूरा मॉलिक्यूल है प्रोटीन। क्या है, ये पूरा मॉलिक्यूल आपका प्रोटीन है, और ये क्या है, सिर्फ एक है अमीनो एसिड, ठीक है। तो जब बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड मिलते हैं, ये क्या है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, जब बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का निर्माण करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन क्या होती है, पॉलीमर होती है, किसकी, अमीनो एसिड की, ठीक है। चलो अब देखो, ये जैसे पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे चेन दी गई है, ध्यान से देखिएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन दी गई है, ये यहाँ पे टीआरएनए है, ये वाला जो, ध्यान से देखिएगा, ये टीआरएनए है, और ये नीचे क्या है, ये नीचे आपका एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज लेकर के आया है कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अमीनो एसिड बन रहा है, ये अमीनो एसिड बना, फिर यहाँ से अमीनो एसिड बनता गया, धीरे धीरे अमीनो एसिड जुड़ते गए, ठीक है। तो ये नीचे वाला भाग ये क्या है, ये ऊपर वाले भाग जो टीआरएनए में रहता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एंटीकोडॉन, ठीक है। और जो एमआरएनए में सूचना रहती है उसको बोलते हैं कोडॉन, ठीक है। क्या रहती है, एमआरएनए में जो रहता है उसको बोलते हैं कोडॉन, और जो आपका टीआरएनए में सूचना रहती है उसको बोलते हैं एंटीकोडॉन। और ये क्या है, ये है एमआरएनए, ये क्या है, टीआरएनए मॉलिक्यूल है। ये लार्ज सब यूनिट 50s है, जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट है। तो बड़ा यूनिट क्या होता है, जो बड़ा यूनिट होता है 50s होता है, वो टीआरएनए के ऊपर लगा होता है, और जो छोटा यूनिट होता है 30s होता है, वो नीचे लगा होता है, किसकी तरफ, एमआरएनए में जो है जुड़ा होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि स्थानांतरण में राइबोसोम की भूमिका क्या होती है। ध्यान से देखिएगा, राइबोसोम का छोटा सब यूनिट एमआरएनए के प्रथम कोडान एयूजी के साथ क्या होता है, बंधित होकर के जो है समारंभ करता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स करता है, यानी कि शुरू कर देता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड टीआरएनए बनाता है, जो अमीनो एसिड अमीनो अम्ल होता है, अमीनो एसिड होता है, वो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए बनाता है, जिसकी पहचान प्रारंभक यानी कि टीआरएनए द्वारा की जाती है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़कर एक जटिल रचना बनाते हैं, जो आगे चल करके क्या होते हैं, जो टीआरएनए होते हैं उसके प्रति प्रकूट, जिसको बोलते हैं एंटीकोडॉन, कौन बना रहा है, टीआरएनए बना रहा है, ठीक है। जब भी कहीं पर एंटीकोडॉन की बात आए तुरंत बोल देना टीआरएनए की बात चल रही है, ठीक है। टीआरएनए से पूरक क्षार युग्म बनाकर एमआरएनए के उचित अनुवांशिक कोडॉन से जुड़ जाती है, ठीक है। चलो फिर क्या होता है, राइबोसोम के बड़े सब यूनिट पर टीआरएनए अणुओं के जुड़ने के लिए दो खांच होती है, इन्हें पी साइड कहते हैं या दाता स्थल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ए साइड यानी कि ग्राही स्थल भी होता है। पी साइड क्या करता है, दाता स्थल पर पॉलीमरेज पेप्टाइड श्रृंखला को धारण करने वाला टीआरएनए से जुड़ता है, और ए साइड क्या करता है, ध्यान से सुनना, जो ए साइड होता है ग्राही स्थल पर अमीनो एसिड टीआरएनए जुड़ता है। बड़े सब यूनिट के, जो लार्ज सब यूनिट होता है कि पेप्टाइड सिंथेटेस, कौन सा, एक एंजाइम होता है, बड़ा सब यूनिट जो था ना उसमें एक एंजाइम है पेप्टाइड सिंथेटेस, ठीक है। कौन सा है, बोलो मेरे साथ, पेप्टाइड सिंथेटेस, ठीक है। तो पेप्टाइड सिंथेटेस एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्ल के COOH तथा अमीनो एसिड टीआरएनए के अमीनो अम्ल के NH, ठीक है, NH के मध्य क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, जुड़ गया, अपना सब काम इसका भी हो गया और उसका भी हो गया, दोनों लोग का काम हो गया भाई, है ना। बताओ
बोलो क्लियर है ना? है ना? अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए हाँ इसे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, इसके बाद खत्म। ठीक है, इसके बाद खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? देखो, उस संवर्धन में जहां ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, बेचारे इसी को ले लेते हैं हमेशा प्रयोग में, ई कोलाई वृद्धि कर रहा हो, लैक्टोज डालने पर क्या होता है? लैक ओपेरॉन उत्प्रेरित हो जाता है। लैक ओपेरॉन क्या होता है? ऑन हो जाता है। तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन कार्य करना क्यों बंद कर देता है? तब कभी कभी संवर्धन में क्या होता है? लैक ओपेरॉन कार्य करना क्यों बंद कर देता है? अब हमने लैक्टोज डाल भी दिया, फिर भी लैक ओपेरॉन काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्यों? क्योंकि आपने वीडियो देखा है, आपने पढ़ा है ना लेक प्रचालेक के बारे में। जिसको बोलते हैं ई कोलाई। ई कोलाई में ये होता है क्या? लेक ओपेरॉन। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा सर्च करेंगे लैक ओपेरॉन बाई बायोमन, है ना, उसको देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डन। चलो यहां पे देखते हैं कि लैक्टोज क्या है? लैक्टोज, लैक्टोज लैक ओपेरॉन की सक्रियता के आरंभ यानी कि ऑन या निष्क्रियता समाप्ति ऑफ को नियमित करता है। ठीक है, लैक ओपेरॉन जीवाणु में होता है, ई कोलाई में होता है। ठीक है, उसमें डालते हैं लैक्टोज, तो क्या करता है? ये लैक ओपेरॉन को ऑन करता है और लैक ओपेरॉन को क्या करता है? ऑफ कर देता है। ठीक है, यदि जीवाणु के संवर्धन माध्यम में, ठीक है, जो कल्चर मीडियम है जहां पर जीवाणु ग्रो कर रहा है, ठीक है, कल्चर माध्यम में लैक्टोज डाल दिया जाए, तब तब पार्मिएड की क्रिया द्वारा क्या होता है? लैक्टोज कोशिका के अंदर अभिगमन कर जाता है। ये कल्चर मीडियम है, इसमें हमने लैक्टोज डाल दिया, तो लैक्टोज क्या हुआ? ये ई कोलाई के अंदर क्या कर गया? अभिगमन कर गया। ठीक है, अंदर घुस गया। इसके बाद ओपेरॉन का दमनकारी आई जीन द्वारा संश्लेषित होता है। ठीक है, तो दमनकारी जो आपका वो है, वो जीन आई के द्वारा क्या होता है? आई जीन के द्वारा संश्लेषित होता है। तो दमनकारी प्रोटीन ओपेरॉन के प्रचालेक स्थल से बंध कर आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देता है, जिससे ओपेरॉन अनुलेखित नहीं होता है। ठीक है, जिससे ओपेरॉन क्या होता है? अनुलेखित नहीं होता है। और प्रेरक जो कैटलिस्ट होता है, प्रेरक जैसे लैक्टोज की उपस्थिति में दमनकारी प्रेरक से क्रिया कर निष्क्रियता हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से बंधकर एक अनुलेखन की शुरुआत करता है। ठीक है, यहां पे समझना, ये है पी स्पॉट, आई स्पॉट, पी, और ये यहाँ पे ओ है, ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। यहाँ पे दमनकारी mRNA है। ठीक है, ये ऑपरेटर कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद यहां पर जेड, वाई और ए स्पॉट है, ए जीन है। ठीक है, यहीं पर इस डीएनए पर हो रही है क्या? इसको, इसी डीएनए को बोलते हैं प्रचालेक। ठीक है, तो यहां पे देखो दमनकारी mRNA है, आगे चला गया लैक mRNA बन गया। ठीक है, इसने क्या किया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज और प्राइमेज एंजाइम को निकाला, और ये ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो जो जेड एंजाइम है, जेड जीन है, वो बीटा गैलेक्टोज को निकालता है। वाई जीन है, क्या निकालता है? प्राइमेज को निकालता है, परमिएज को निकालता है, और ये क्या निकालता है? ट्रांस एसिटाइलेज को निकालता है। ठीक है, तो यही है आपका लैक ओपेरॉन। ठीक है ना? तो आज क्या करेंगे? आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, और जो आगे के क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो सभी वीडियोस को देखते रहना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बायो अमन तुम्हारा हमेशा तुम लोग के साथ है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।